हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक की। तो देखिए, एग्रीकल्चर का टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडस्ट्री था। पर बात यह है कि पहले इंडस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आप कहोगे सर ऑलरेडी कर तो लिया डिस्कस। हाँ, पर थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ ताकि चीजें बिल्कुल दिमाग में आपके स्थिर हो जाएं। तो या फिर ऐसा कर लेंगे, जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक करते हैं उसके बाद में अपनी इंडस्ट्री को वापस डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो पहले एग्रीकल्चर शुरुआत करते हैं और एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो सब चलिए शुरुआत करते हैं कृषि की। आप हेडिंग लगाएंगे एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि देखिए, टॉपिक का नाम वैसे तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र लिखा हुआ है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, संबंध क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। खासकर खूब सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। देखो, एग्रीकल्चर के दो पार्ट आप अपन जनरली कंसीडर करते हैं। एक वो पार्ट जो अपन भूगोल में पढ़ते हैं, जिसमें कौन सी फसल कहाँ पे बोई जाती है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए। और दूसरा ये कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की कौन सी होती हैं, उन्यालू श्यालू फसलें जो हैं, दलहन कौन सी हैं, तिलहन कौन सी हैं, वो एक पार्ट है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। सेकेंड जो पार्ट है, ये पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है खासकर एग्रीकल्चर के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा हुआ है कृषि को लेकर, उस पर बात करेंगे। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे खूब टफ पड़ता है क्योंकि बहुत सारे आंकड़े दिए होते हैं, खूब सारी स्कीम्स हैं, खूब सारी योजनाएं हैं। पर फिर भी अगर इसको बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो शायद ये दिमाग में बैठ जाता है, दिक्कत आती नहीं है। इसलिए प्रयास अपना यह रहेगा कि अपन इसको स्लो स्लो याद करें। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? कृषि एवं संबंध क्षेत्र। इसमें सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर पर बात करेंगे, कृषि पर बात करेंगे, कृषि पर। तो जैसा अपन ने पिछली बार उद्योग में बात करी थी, वैसे इसमें देखेंगे कृषि है वो कौन सी गतिविधि में आएगा। अब आप बताओ, एग्रीकल्चर कौन सी गतिविधि में आएगा? प्राथमिक में। प्राथमिक गतिविधि में। पहली बात आपको याद रखने की, किस गतिविधि में आएगा? प्राथमिक गतिविधि में। ठीक है। अब आपको बात उद्योग की कोई पूछे कि उद्योग किस गतिविधि में आएगा, आपको द्वितीय सेक्टर में आएगा, दूसरी गतिविधि में आएगा। तो उद्योग आता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और कृषि वो प्राथमिक गतिविधि था, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। बात समझ में आ गई? पहली बात तो आपको ये लिखनी है। फिर दूसरी बात वही कि अपन एग्रीकल्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पॉइंट्स लगा के लिखिए आप एग्रीकल्चर में क्या क्या अपने बिंदु रहेंगे। पहला पॉइंट आप लिखिए कृषि से संबंधित डाटा, आंकड़े, कृषि के आंकड़े या कृषि का योगदान। अर्थात एग्रीकल्चर का चालू मूल्य पर योगदान कितना है, एग्रीकल्चर का स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है, ये सारा देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा कृषि से संबंधित आंकड़े, डाटाज, कृषि से संबंधित आंकड़े। ठीक। जो अपना तीसरा बिंदु रहेगा वो रहेगा कृषि की नीतियां, कृषि नीतियां। और चौथा बिंदु अपन जो डिस्कस करने वाले वो करेंगे कृषि की योजनाएं, स्कीम, कृषि स्कीम, कृषि योजनाएं। देखिए, ये पॉलिसीज हैं कृषि की नीतियां, और ये क्या है? कृषि की योजनाएं। इसके बाद में कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, फूड पार्क का भी देख सकते हैं, पांचों फूड पार्क। ये केवल और केवल अपन कृषि में डिस्कस करने वाले। तो नोट्स में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले कृषि एवं संबंध क्षेत्र आप हेडिंग लगाएंगे नंबर 1, उसमें लिखेंगे कृषि एवं प्राथमिक सेक्टर में आता है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में इसको कंसीडर किया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे कृषि का योगदान, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है। दूसरा लिखेंगे कृषि से संबंधित आंकड़े, कौन कौन से फैक्ट अपन को देखने, किसान कितने प्रकार के होते हैं, लैंड स्टैटिक प्रचलित जो धारक कितनी है, अभी वर्तमान में फसलों का योगदान कितना है, मत्स्य का योगदान कितना है, वानिकी का योगदान कितना है,
पड़त चालू भूमि कितनी है, ऊसर भूमि कितनी है, महिला जोतधारक कितने हैं, किसानों के कितने प्रकार हैं, लघु किसान किसे कहते हैं, मध्यम किसान किसे कहते हैं, सीमांत किसान किसे कहते हैं। बहुत सारे आंकड़े अपन डिस्कस करने वाले हैं, पर याद हो जाएंगे। तो इतना सारा लिख लिया कि कृषि और प्राथमिक गतिविधि में आएगा, और दूसरा कृषि का योगदान, और तीसरा कृषि संबंधित आंकड़े, कृषि की नीतियां, कृषि की योजनाएं और फूड पार्क। 5 चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं वापस बता दूं आपको, सबसे पहले योगदान, फिर आंकड़े, फिर नीतियां, फिर योजनाएं, फिर फूड पार्क। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कृषि का योगदान। अब योगदान, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि योगदान 2 स्तर पर देखना होता है अपन को। योगदान कितने स्तर पर देखना होता है? 2 स्तर पर, 2 स्तर पर। ठीक, अब आपको उद्योग के साथ कंपेयर करना है। इंडस्ट्री में अपन ने क्या देखा था? इंडस्ट्री में अपन ने देखा था कि उद्योगों का योगदान स्थिर मूल्य पर कितना है और चालू मूल्य पर कितना है। ठीक है, सही। कृषि का योगदान स्थिर मूल्य पर कितना होगा और चालू मूल्य पर कितना होगा, दोनों अपन को देखने हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप कृषि का योगदान इसमें 2 भागों में बांटकर अपन लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है, और इधर लिखते हैं चालू मूल्य पर योगदान कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिर मूल्य, और यहां पर लिखेंगे चालू मूल्य। बात समझ में आ गई। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उद्योग में देखिए क्या था। अब कुछ याद करने का प्रयास कीजिए। उद्योगों में जो योगदान था वो स्थिर मूल्य पर तो था ज्यादा, अर्थात 26, और चालू मूल्य पर था 24। कृषि में थोड़ा उल्टा है, और ये सेवा क्षेत्र में भी उल्टा रहेगा। कैसे? क्योंकि चालू मूल्य का योगदान हमेशा ज्यादा कंसीडर होता है, वर्तमान करंट जो प्राइस लिया जाता है। उद्योग के संबंध में उल्टा है बस। तो जो स्थिर मूल्य पर योगदान है वो 28.85 है। कितना लिखेंगे? 28.85 है, 28.85। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो कुछ फैक्ट दिमाग में आ जाएगा, याद रह जाएगा कि स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है, 28.85। और इसी को अगर अपन पैसे में कन्वर्ट करें, इसको अमाउंट में, तो यह आता 1.95 लाख करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो राजस्थान का सब इंस्पेक्टर की एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि उद्योगों का योगदान इतना है परसेंटेज में, और ये पैसे में कितना बनता है, ये बात क्वेश्चन पूछी गई थी। तो याद रखिए स्थिर मूल्य पर योगदान है वो 28.85 है, और जो अमाउंट है वो 1.95 लाख करोड़ है। लाख करोड़। पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात चालू मूल्य पर कितना है, तो चालू मूल्य पर 30.23 है, 30.23 है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, इसका अगर पैसे में अमाउंट में करें तो 3.37 लाख करोड़ है, 3.37 लाख करोड़। समझ में आ जाएगी बात आपके। वापस लिखिए, सबसे पहले लिखिए योगदान स्थिर मूल्य पर कितना है, और दूसरा लिखिए चालू मूल्य पर कितना है। स्थिर मूल्य पर जो योगदान है 28.85 है, और चालू मूल्य पर जो योगदान है वो 30.23 है, जो कि अमाउंट में कितना बढ़ता है, 3.37 लाख करोड़ बनता है। मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा आराम से, ताकि आप लिख पाओ। वापस समझाता हूं। देखिए एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो 2 आधार पर देखेंगे। एक स्लाइड लेके आपको समझा देता हूं 2 आधार क्या होते हैं। देखिए मान लेते हैं एक आधार वर्ष लिया अपन ने, आधार वर्ष लिया 2011-12 का, 2011-12, ये अपने एक आधार वर्ष ले लिया। और एक अपन देखते हैं वर्तमान का। आप इसको ऐसे समझे, सोच लीजिए कि राजस्थान में, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बशर्ते कुछ कृषि की चीजें उनका उत्पादन होता है। तो ऐसा समझिए कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, केवल कृषि की कुछ चीजें उनका उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 2 क्विंटल या 2 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ 2011-12 में, इसका मूल्य 50 रुपए था। तो राजस्थान की टोटल जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान हुआ, आप कहेंगे सर 50 रुपए का योगदान। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्तमान की। ये राजस्थान, और ऐसा मान लीजिए कि वर्तमान में भी कुछ नहीं उत्पादन होता है, केवल 3 kg गेहूं उत्पादन हुए पूरे राजस्थान में, और 1 किलो गेहूं का ₹30 है, तो
कितने रुपए हो गए? 90 रुपए। ये 90 रुपए वर्तमान में योगदान है। तो आप ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में जितने सारे सेक्टर हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, जो तीनों ही सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था में, तीनों का जो योगदान लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाएगा? चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। ठीक, चालू मूल्य पर कृषि का योगदान कितना है? तो आप कहेंगे सर चालू मूल्य पर है 30.23 है, जो कि 3.37 लाख करोड़ बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक, फिर कहेंगे सर स्थिर मूल्य पर, तो आप कहेंगे सर स्थिर मूल्य पर 28.85 है, जो कि 1.95 लाख करोड़ बनता है। बात समझ में आ गई दोनों बातें? चलिए, तो 28.85, 1.95 लाख। अगला चालू मूल्य पर 30.23 और 3.37 लाख करोड़। एक क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर, वो देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन कथन देगा, वो कथन आपको नंबर 1, उद्योगों का चालू मूल्य पर योगदान स्थिर मूल्य से अधिक है। पहली बात। दूसरा कथन क्या देगा आपको? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का योगदान चालू मूल्य की बजाय चालू मूल्य का स्थिर मूल्य से अधिक है। मान लो ऐसा दे दे कि उद्योगों का चालू मूल्य का योगदान स्थिर मूल्य से अधिक है, पहला कथन ये है। और दूसरा कथन है कृषि क्षेत्र का योगदान चालू मूल्य का स्थिर मूल्य से अधिक है। मान लो आपको दो कथन दे दिए एग्जाम में, तो ये कथन इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप खुद से एक बार सोच के बताइए मुझे। उद्योगों का चालू मूल्य पर अधिक है या स्थिर मूल्य पर अधिक है? अब आपको इतनी बार रिपीट करवाया कि आपको पता ही होगा कि चालू मूल्य का जो योगदान है उद्योगों का वो 24 है, और जो स्थिर मूल्य का योगदान है उद्योगों का वो 26 है। इसका मतलब पहला कथन क्या हो गया? पहला कथन रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं दूसरा कृषि क्षेत्र का योगदान चालू मूल्य कृषि क्षेत्र में जो योगदान है वो चालू मूल्य का स्थिर मूल्य से अधिक है। इसका क्या मतलब है? कृषि क्षेत्र में चालू मूल्य का कितना योगदान है? आप कहेंगे सर चालू का है 30.23 और स्थिर मूल्य का कितना है? 28.85। इसका मतलब एक बात आपके समझ में आ गई कि हाँ, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो चालू मूल्य का स्थिर मूल्य से अधिक है, तो चालू मूल्य का स्थिर मूल्य से योगदान क्या हो गया? अधिक हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी तक अपन ने दो बात डिस्कस करी है। पहली बात तो ये है कि कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक गतिविधि में या प्राथमिक क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था के। दूसरी बात अपन ने ये डिस्कस करी कि कृषि का जो योगदान है एग्रीकल्चर का वो स्थिर मूल्य है, उस पर तो है 28.85 और चालू मूल्य पर है 30.23। ठीक है, स्थिर मूल्य पर जो योगदान है 28.85 ये पैसे में 1.95 लाख करोड़ बनता है, और जो 30.23 है वो 3.37 लाख करोड़ बनता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, ये इस क्वेश्चन को भी आप एक बार उतार लीजिए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। चलिए, अब 1 मिनट का या तो इसको कैसे भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लिया जाता तो वो ले लीजिए। इसके बाद में अपन आगे क्या देखेंगे? आगे ये देखेंगे कृषि में किस किस क्षेत्र का योगदान कितना है। जैसे अपने दिमाग में आएगा कि कृषि में फसलों का योगदान सर्वाधिक है, ऐसा दिमाग में आता है। पशुपालन योगदान कम होगा,
वानिकी का कम होगा, मत्स्य का कम होगा, पर ये दिमाग में अपने थोड़ा सा सेट बैठा हुआ है कि फसलें सर्वाधिक होती है। हाँ, बात आपकी ठीक है, पहले तक फसलें ही सर्वाधिक होती थी, पर अब अगर पूरी होलिस्टिकली कृषि में योगदान देखें तो पशुपालन या पशुधन का योगदान ज्यादा है, कृषि क्षेत्र उससे थोड़ा कम है। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो आप अगली हेडिंग क्या लगाएंगे? कृषि में योगदान, कृषि क्षेत्र में योगदान, कृषि क्षेत्र में योगदान, अर्थात कौन से सेक्टर का कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है। तो इसको अपन कैटेगराइज करके ऐसे देखेंगे कि एग्रीकल्चर है, मान लेते हैं कि टोटल अपन ऐसे 100 रुपए कृषि से कमाते हैं मान लो, तो 100 रुपए कृषि से कमाते हैं, तो इसमें किस किस क्षेत्र का कितना योगदान है। अपन तो कृषि में जनरली फसलें ही लेते हैं, पर मान लेते हैं कोई जैसलमेर बाड़मेर साइड में कोई लोग रह रहे हैं, अब वहां तो पानी नहीं है सिंचाई के लिए, तो फिर उन लोगों की जीविका कैसे चलती होगी? निर्भर तो वो भी कृषि पर ही है, पर वो कृषि की बजाय, सिंचाई की बजाय, फसलों की बजाय क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। तो याद रहे आपके, कृषि में अपन जनरली 4 चीजों का योगदान अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फसलों का योगदान, उसके बाद में देखेंगे अपन फसलों के बाद में देखेंगे पशुओं का योगदान, पशुधन का, उसके बाद में वानिकी। आजकल फॉरेस्ट्री भी ज्यादा चर्चा में रहती है, वानिकी। जैसे इसको बहुत देसी भाषा में हम आपको समझाऊं तो एग्रीकल्चर की बजाय लोग जैसे अपने खेतों में सेब के बागान, कोई अनार के, कोई मौसमी के, इस प्रकार के काम करते हैं। और अगला है मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली पालन का तो आपको पता ही कि राजस्थान में बहुत ही कम योगदान होगा, क्योंकि अपने पानी की फैसिलिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? 2 चीजें अपन ने अभी तक डिस्कस की हैं। सबसे पहले कृषि का योगदान देखा है, 2 आधार पर देखा है, एक स्थिर मूल्य पर देखा है, एक चालू मूल्य पर देखा है। स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है? 28.85। चालू मूल्य पर कितना है? 30.23 है। और स्थिर मूल्य का जो योगदान है वो कितना है? 1.95 लाख करोड़ है। और चालू मूल्य का जो योगदान है वो 3.37 लाख करोड़ है। अब आगे देखेंगे कृषि में योगदान कौन कौन से फील्ड का है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए फसलें। फसलें, कृषि में योगदान किसका लिखेंगे? इधर से लिखिए सबसे पहले फसलें। तो फसलों का योगदान है 45.94। तो या तो आप इसको 45.94 याद कर लें, या फिर अपन इसको 45 याद कर लें कि फसलों का योगदान कितना है? 45। इसके बाद में अगर पूछ ले पशुओं का, तो पशुओं का है 46% योगदान। फिर अगर वानिकी का पूछ ले, फॉरेस्ट्री का पूछ ले, तो ये लगभग 7% है। और अगर मत्स्य पालन का पूछ ले तो 0.11% के आसपास है। बात समझ में आ गई क्या? ये एग्रीकल्चर में योगदान है। तो पहला किसका हो गया? पहला फसलों का हो गया। फिर मैंने आपको पशुओं का, लाइव स्टॉक का कितना, तो 46 के आसपास है। उसके बाद फॉरेस्ट्री का, वन का कितना, तो 7.44 है। और इसके बाद में जो मत्स्य है उसका 0.11 इसके आसपास है। बात समझ में आ गई? ये आपको मैच करवाएगा, एग्जाम में देगा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का योगदान कृषि में सर्वाधिक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? फसलें कितनी है? 4594। उसके बाद में लिखेंगे पशुधन। अब आप ध्यान रहे कि देखिए फसलों का योगदान से ज्यादा पशुधन का योगदान, मैंने आपको बताया 46.25। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है वानिकी। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री। इसका जो योगदान है फॉरेस्ट्री का, ये 7.44 है। और अंतिम है मत्स्य पालन, मत्स्य, इसका जो योगदान है 0.37 है। बात समझ में आ गई? अर्थात कृषि क्षेत्र में योगदान सबसे पहले फसलों का देखना है, फिर पशुओं का, फिर वानिकी का, फिर मत्स्य का। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो आप लोगों को क्या बताएंगे? पशु, उसके बाद में फसलें, उसके बाद में वानिकी, उसके बाद मत्स्य। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। योगदान को क्रम से सेट कीजिए। कृषि में योगदान को क्रम से सेट कीजिए, क्रम से। नंबर 1 ए ऑप्शन में देगा फसल, फिर देगा ऐसे पशु,
फिर देगा वानिकी, फिर देगा मत्स्य, सॉरी, उसके बाद में बी ऑप्शन ऐसा देगा पशु, फिर देगा वानिकी, फिर देगा फसलें, फिर देगा मत्स्य, फिर तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन देगा पशु, फिर देगा फसलें, फिर वानिकी और फिर मत्स्य। ऐसे याद रहेगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। एक सर्वाधिक योगदान है वो पशुओं का है, पशुओं के बाद में फसलों का है, फसलों के बाद में वानिकी का, उसके बाद में मत्स्य का है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको आप उतार लीजिए ऐसे कि कृषि में किस किस क्षेत्र का योगदान है। इस क्रम को आपको एग्जाम के लिए लिख के आना है। चलिए पढ़ी कितनी बातें डिस्कस करी? 3। क्यों इतना धीरे अपन कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत हार्ड है, हर एक डाटा आपको याद करना है। ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं कि फसल है वो 4-5 फसलें बोते हैं राजस्थान में, ऐसे याद रखेंगे। ऐसे याद करवाने के लिए कि फसलों का योगदान 4-5 ही है। फिर जो पशु पहले के टाइम में बच्चे पशु भी चराते थे और साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, तो चौके छक्के मारते रहते थे साथ में। 4-6 ये किसका है? 4-6 वानिकी का, पशुधन का। वानिकी का ऐसे याद रखेंगे 7.44। 7 को ऐसे याद रखेंगे, 7 से याद रखेंगे, 7 से 7 से का मतलब कि जंगल में अगर फॉरेस्ट में जाना तो कोई शेर भालू चीता मिल जाएगा, तो 7 ही जाना चाहिए। तो 7.44 का योगदान है। और उसके बाद में मत्स्य की बात करते हैं, मछलियों की, तो 0.37 ही 1% से भी कम योगदान है। ऐसा क्वेश्चन कथन में वापस भी दे सकता है कि सर्वाधिक योगदान फसलों का है, पर मत्स्य पालन का योगदान वो 1% से भी कम है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अपना है ये है लैंड स्टेटिक्स। 2 आंकड़े अपन ने कर लिए। तीसरा अपना भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग अपन किस प्रकार से करते हैं? भू उपयोग। तो लिखेंगे भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अपने राजस्थान में अगर टोटल 100 बीघे जमीन है, ऐसा समझिए कि मान लेते टोटल 100 बीघा जमीन है, तो उसमें से कितनी लैंड का यूज अपन, कितनी जमीन का उपयोग अपन फसल बोने के लिए करते हैं, कितनी जमीन बंजर है, कितनी शुष्क है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड है। देखिए इस क्लास को चूंकि भी अपन ने देखो मुश्किल से 20-22 मिनट का, सही 22 मिनट की क्लास अपन डिस्कस हुई है। आप चाहें तो पहले तो इसको 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में करके सुन ही सकते हैं। बार बार 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में आंकड़े बैठ जाएंगे कि हाँ इस प्रकार के डाटा है। और सही बात तो है कि डाटा किसी को याद नहीं होते, बहुत टफ काम होता है इनको याद करना या फिर इस प्रकार करना ये। और फिर याद एक बार के लिए हो भी गए तो वापस 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वापस दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए प्रयास बार बार ये करना कि आंकड़े याद हो जाएं, स्थायी हो जाएं। कुछ ट्रिक बनाई है, अभी तक हमने 2-3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले कृषि का योगदान देखा है, किस किस आधार पर? स्थिर मूल्य पर, चालू मूल्य पर। स्थिर मतलब 2885 और पैसे में 1.95 लाख करोड़। चालू का 30-23 और पैसे 3.37 लाख करोड़। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज अपन ने ये देखी है कि किस कृषि में योगदान, मतलब होलिस्टिकली 100% देखें तो किस किस का कितना योगदान है। तो फसलों का योगदान 45-94 है और पशुओं का योगदान 46.25 है, ये थोड़ा ज्यादा है। और वानिकी फॉरेस्ट्री का, वनों का योगदान 7.44 है और मछलियों का, मत्स्य का 0.37 है। अब अपन जो डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करने वाले कि अपन जनरली कितनी जमीन यूज में लेते हैं, भूमि का उपयोग, लैंड स्टेटिक का अपन कितना ही उपयोग लेते हैं। और पहला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि टोटल अपने पास में 100 बीघा जमीन है। टोटल इसको ऐसे समझे कि टोटल अगर 100 बीघे जमीन है अपने पास में, तो 100 बीघे जमीन का अपन, 100 बीघे जमीन का अपन को कितनी जमीन का उपयोग जनरली बोने के लिए काम में लेते हैं, फसल बोने के लिए कितनी जमीन काम में ली जाती? तो ये लगभग 52% है, याद रखेंगे। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? लगभग 52% है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52%। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुछ बंजर भूमियां भी हैं, तो बंजर भूमि 10.84 है, 10.84। अर्थात बंजर भूमि कितनी राजस्थान में? मान लो 100 बीघा में से 52 बीघा तो अपन ने क्या कर लिया, 52 बीघे पर तो अपन ने
इसको बोलिया 52.58 आप याद रख सकते हैं। 52.58 पे अपन ने शुद्ध बोया अर्थात फसलें बोते हैं। अब बात करते हैं बंजर भूमि की। तो बंजर भूमि कितनी है, देखिए पहले 11 के आसपास थी बंजर भूमि, अब ये 10.84 है, 10.84। ठीक। तीसरी अब बंजर भूमियां कितनी है, 10.84। अब एक चीज और याद रखनी है कि राजस्थान में वन भी तो है, फॉरेस्ट्री भी तो है। ये वन का क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, एक बार आरएस प्री में, एक बार कॉलेज लेक्चरर में, कि कितनी जमीन पर फॉरेस्ट्री है, कितने जमीन पर फॉरेस्ट लगाए गए। तो याद रखना 8.08। तो वन कितना है, वन 8.08। बात समझ में आ गया। 8.08% पर क्या है, फॉरेस्ट्री है। और लास्ट याद रखना कृषि के लिए अयोग्य भूमि, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, या एक बार इनको सबको साफ करके लिख देते हैं वापस से। समझते हैं कि राजस्थान में टोटल जमीन है 100 बीघे। ठीक है सर, इन 100 बीघे जमीन में से कितना यूज जमीन का किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना नंबर 1 लगा के, नंबर 1 शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो यह आपको मैंने बता दिया 52.58 है, 52.58। अर्थात राजस्थान का जो टोटल 100 बीघे जमीन है उसमें से 52% पर अपने फसल बोते हैं। ठीक, अब 52 पर फसलें बोएंगे तो कुछ जमीन ऐसी होती है जो बंजर पड़ी रहती है, जिस पर अभी बुआई नहीं कर रहे हैं। तो बंजर भूमि कितनी होगी, बंजर भूमि 10.84। ठीक, अब कुछ जमीन ऐसी है जिस पर फॉरेस्ट भी लगा है, जिस पर फॉरेस्ट भी लगाया गया है। तो फॉरेस्ट 30 नंबर पर है, वानिकी, वन वाली वानिकी 8.08%। और अंतिम जमीन है कृषि के लिए अयोग्य भूमि, तो चौथा है कृषि के लिए अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि अर्थात ऐसी जमीन जिस पर कृषि नहीं की जा सकती 6.92। तो या इसके अलावा भी है, कुछ चालू पड़ जमीन है, कुछ अन्य औद्योगिक उपयोग की जमीन है, पर इतना डिस्कस नहीं करना है। 4 फैक्टर आपको मोटे मोटे ध्यान में रखने हैं। पहला शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि, वानिकी और कृषि अयोग्य भूमि। कुछ क्वेश्चंस आज मतलब आज तो नहीं, पर ये क्लास होने के बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए। क्या याद रखेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना 52.58 है। उसके बाद में बंजर भूमि कितनी है 10.84 है। उसके बाद में वानिकी कितने क्षेत्र पर है 8.08 पर है। और कृषि के लिए अयोग्य भूमि 6.92 है। बात समझ में आ गई। ये लैंड स्टेटिक्स है, अर्थात कितनी जमीन पर अपनी बुआई होती है, कितनी बंजर भूमि है, कितनी कृषि के लिए अयोग्य है और कितनी पर वानिकी है। बात समझ में आ गई। 2 बात और करनी है। एक आपने जोतों का नाम सुना होगा, जोत। देखिए जोत क्या होता है, कृषि जोते। हेडिंग क्या लगाएंगे, कृषि जोत। कृषि जोते। तो देखिए जोत क्या होता है, आप राजस्थान से अपन जनरली, तो अपन ने देखा होगा कि ये कोई किसान का खेत है। खेत को पूरी बुआई करने के बाद में, पूरी बुआई होने के बाद में वो अंतिम जोत लगाता है। इस साइड में जोत लगा देता है, इस साइड में जोत लगा देता है। तो जोत लगाने का मतलब क्या होता है कि ये किसान का पर्टिकुलर खेत का टुकड़ा है, एक ये खेत है किसान के पास में, और इसी को क्या बोलते हैं, जोत। समझ में आ जाएगा क्या, नहीं समझ में आया? ऐसे बहुत देसी भाषा में समझे कि राजस्थान क्यों, किसी भी किसान के पास में जो जमीन होती है, उसके खुद का जो खेत होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है। बात समझ में आ गई। मैं रिपीट करता हूं, जोत का मतलब होता है खेत। आप बहुत देसी भाषा में समझे तो जोत इज इक्वल टू खेत, ऐसा समझ ले। जोत क्या होते हैं, खेत होते हैं। अब राजस्थान में जो कुल जोतों की संख्या, अर्थात मान लेते आप अपनी इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो उनके पास 100 खेत है, उनके पापा के नाम पर होंगे, उनके दादाजी के नाम पर होंगे, 100 खेत है। 100 खेतों का मतलब होता है कि 100 जोत है उनके पास में। ऐसे मान लो अब पूरे तारानगर की और सीकर के किसानों को लेते हैं, तो कहेंगे उनके पास में 5,000 10,000 खेत है, तो 10,000 जोत हो गई।
उनके बाद पूरा संभाग लेते हैं तो कहेंगे कि उनके पास में मतलब 20 लाख जोत हो गई। उसके बाद में पूरे राजस्थान को लेते हैं तो कहेंगे कि इनके पास इतनी जोतें हैं, कितनी 76.55 लाख। तो कृषि कुल जोतें कितनी है, कुल जोत 76.55 लाख। ये सर कुल जोतों की संख्या है। आप ये कह सकते हैं किसान, हाँ ऐसा मान सकते हैं कि टोटल खेत इतने हैं। अब किसी के पास 5 बीघे जमीन है, किसी के पास 7 बीघे जमीन है, अगर उनका कुल क्षेत्रफल देखें तो 208 लाख हेक्टेयर बनता है वो। तो कुल क्षेत्रफल कितना इन जोतों का, कुल क्षेत्रफल देखिए। ये क्वेश्चन आया था, वीडियो में भी आया था, आरएच में भी आया था, महिला जोत धारक पूछा था, आगे भी आ सकता है। तो जो कुल जोतें हैं, कुल जोतों का क्षेत्रफल, कुल जोतों का क्षेत्रफल ये 208 लाख हेक्टेयर, 208 लाख हेक्टेयर। और ये अपन ने कहां से लिया है, ये कृषि गणना हुई थी 2015-16 में, नई अभी हुई नहीं है। तो याद रखेंगे कृषि गणना 2015-16 के अनुसार ये आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं। कृषि गणना 2015-16। बात समझ में आ गई क्या? बहुत बार इसको रिपीट करेंगे, क्लास को दिमाग में बैठ जाएगी, मुझे पता है। तो कृषि गणना आपको पूछे कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल जोतों की संख्या कितनी है, याद करो। ये 76.55 लाख जोते हैं। उनका कुल क्षेत्रफल कितना है, 208 लाख हेक्टेयर उनका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कौन सी गणना, 15-16। अब मान लेते हैं कि किसी किसान के पास में 60 बीघे जमीन है, किसी के पास में 5 बीघे है, किसी के पास में 100 बीघे है, किसी के पास में 4 बीघे है। तो अगर टोटल निकाला जाए तो राजस्थान में जो औसत जोतों का आकार है, औसत जोतों का आकार, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। औसत आकार कितना जोतों का, औसत आकार ये 2.73 हेक्टेयर है। अर्थात राजस्थान में टोटल जो कृषि की जोत है उनका जो हेक्टेयर है वो कितना है, 2.73 हेक्टेयर। आप ये अब हेक्टेयर का आई डोंट श्योर कि कितना बीघे होता है, पर आप जितना भी होता है 2.73 हेक्टेयर जमीन है, वो एक औसत जमीन है राजस्थान के किसानों के पास में। बात समझ में आ गई। एक चीज आपको और ध्यान में रख लेनी है कि महिला जोत धारक कितने हैं, ये भी याद रखना। तो 7.75 है महिला जोत धारक, हेडिंग लगाएंगे महिला जोत धारक, महिला जोत धारक। तो ये है 7.75 लाख, ये महिला जोत धारक है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी महिलाएं जिनके नाम जमीन है उनको महिला जोत धारक बोलते हैं। कितने हैं, 7.7, मतलब 8.5 लाख ऐसी महिलाएं राजस्थान में, ऐसा समझे, जिनके पास में कृषि है, मतलब कृषि के लिए खेत है, उनके नाम पर है। कुल कितने थे, 76.55। क्षेत्रफल कितना था, 208 लाख हेक्टेयर। कुल औसत कितना है, 2.73। महिला जोत धारक कितने, 7.75 लाख। इसके अलावा औसत कितना है राजस्थान जोतों का, 2.73। किस गणना से, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार। बात समझ में आ गई कि अब एक बार रिपीट करवाता हूं आपको सारी चीजें आपके लिए। आप सोचेंगे कि तो बहुत बड़ा खिचड़ी हो गया, समझ में नहीं आएगा। देखिए पहली बात करते हैं, अपन ने कहां से शुरुआत करी, एग्रीकल्चर से। अब पूरा रिपीट करवाता हूं मैं एग्रीकल्चर से। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका योगदान कितना है, या कृषि है वो कौन सी गतिविधि में शामिल की जाती है। तो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है साहब, ये तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, दूसरा, अब आपके दिमाग में आएगा कि दूसरा पॉइंट ये कि कृषि का योगदान, भारत की अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की, तो कृषि कितने रुपए अपन को देती है, ये ध्यान रखना है। तो कहेंगे कि सर ये योगदान अपन तो 2 आधार पर देखेंगे। ठीक, पहला योगदान होगा चालू मूल्य पर, और दूसरा योगदान देखेंगे स्थिर मूल्य पर। चालू मूल्य पर कितना योगदान है, आप आंसर 30.23 है, जो कि कितने रुपए बनते हैं, 3.37 लाख करोड़। दूसरी बात, स्थिर मूल्य पर योगदान, आप कहेंगे सर स्थिर मूल्य पर योगदान 28.85 है।
कितना बनता है ये 28.85, 1.95 लाख करोड़ है। बात समझ में आ गई? ठीक, ये तो सर हुआ चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। ठीक, अब कृषि में किन किन चीजों का योगदान है, जो खेती होती है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए अपन खेती के साथ में क्या क्या करते हैं, अपन फसलें भी बोते हैं, जनरली दूध की डेयरी भी करके रखते हैं, पशु भी रखते हैं साथ में, गाय भैंस बकरियां ये भी रखते हैं, इनका ऊन चमड़ा ये भी लोग काम में लेते हैं, दूध काम में लेते हैं, तो इनसे भी इनकम होती है। तो केवल अपन चने जो गेहूं सरसों बोते हैं इन्हीं से आय थोड़ी होती है अपने, ये तो एक बार की आय होती है, 6 महीने में फसल काटेंगे तब। ये जो लोग जो डेयरी करके रखते हैं, पशु रखते हैं, दूध बेचते हैं, तो ये तो पर डे की इनकम होती है, इसका योगदान कितना है। या एक बकरी है, बकरी के बच्चे हुए उनको बेच दिया, या फिर भैंस का बच्चा हुआ उसको बेच दिया, इस प्रकार जो आय होती है अपनी उनको बोलते हैं कि कृषि के अलावा कौन कौन सी आय है। तो आपको याद रखना कि ये जो पशु हैं इनसे तो बहुत, मतलब ये कृषि में जो फसलें इनसे थोड़ी कम आय होती है और पशुओं से ज्यादा आय होती है। तो इसको ऐसे समझेंगे आप कि कृषि में किस किस क्षेत्र का योगदान कितना है, तो कृषि में योगदान देखना है। कृषि का योगदान तो देख लिया, अब कृषि में योगदान देखना है। कृषि में योगदान, ठीक है साहब। कृषि में योगदान देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कृषि में किसका योगदान है, फसलों का, ठीक है साहब। उसके बाद में पशुओं का, उसके बाद में वानिकी का, फॉरेस्ट्री का, उसके बाद में मत्स्य का, मछलियों का, ठीक। फसलों का योगदान कितना है, तो आप कहेंगे सर फसलों का योगदान लगभग 45 है, 45 है फसलों का योगदान, ठीक है। पशुओं का योगदान कितना, तो आप कहेंगे सर 46, 46 है लगभग। वानिकी का योगदान कितना है सर, वानिकी का, फॉरेस्ट्री का जो योगदान है ये लगभग 7.44 है। इसके बाद में मत्स्य का योगदान कितना है, 0.37 है। पशुओं का योगदान है वो अगर देखा जाए तो 46.25 हो जाएगा, अगर आगे याद कर पाओ तो ये 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा अगर याद रह जाए तो आपके। तो फसलों का योगदान कितना है, 45.94 है। पशुओं का योगदान कितना, 46.25 है। वानिकी का, फॉरेस्ट्री का योगदान कितना, 7.44 है। और मत्स्य का, मछलियों का योगदान कितना, तो 0.37 है। ये कंट्रीब्यूशन है किसका, इन क्षेत्रों का, किसमें, कृषि में। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपने जमीन के उपयोग की, दो चीजें अपने कर ली, अब बात करते हैं जमीन के उपयोग की, लैंड यूज की, भूमि उपयोग की। लैंड यूज, भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग का कितना योगदान है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि टोटल जमीन अपने पास में 100 है, 100। इस 100 जमीन में से अपन कौन कौन सी जमीन का कितना कितना यूज करते हैं वो अपन को देखना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन किसका यूज करते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया, ये 52.58 है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 5258। उसके बाद में बंजर भूमि, बंजर भूमि ये 10.84 है। इसके बाद में वानिकी, वानिकी का जो योगदान है वो है 8.08। और उसके बाद में कृषि के अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य 6.92। याद हो रहा है क्या, तो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, रटना पड़ेगा, बार बार याद करो कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5258 है, बंजर भूमि 10.84, वानिकी, वानिकी में 68 हो जाते हैं। कृषि के लिए अयोग्य भूमि, बच्चे छक्के लगाते हैं गेम के, क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वहां पे कृषि होती नहीं है, तो कृषि के लिए अयोग्य में चौके छक्के लगेंगे, छक्के लगेंगे। वानिकी, फॉरेस्ट्री में 68 हो जाते हैं। और बंजर भूमि है वो 10.84 है, और उसमें तो 10 रुपए की इनकम भी नहीं होती है, बंजर भूमि से 10 रुपए की इनकम भी नहीं होती है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये 52.58 है। बात समझ में आ गई। ये हो गई दो बातें। अब बात करते हैं तीसरी बात की। तीसरी बात अपन ने देखा था जोत धारक, जोत धारक, राजस्थान में जोत। तो राजस्थान में जो टोटल जोतों की संख्या वो 76.55 लाख है।
अर्थात राजस्थान में ये मान सकते हैं कि इतने खेत हैं, कितने खेत हैं, 76.55 लाख खेत हैं। ठीक है सर, ये जो 76.55 लाख खेत हैं, ये कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब कितना क्षेत्रफल बनता है, 208 लाख हेक्टेयर बनता है। ठीक, औसत अगर देखें, औसत खेत अगर किसी राजस्थान के किसान के पास, तो 2.73 हेक्टेयर जमीन है, 2.73 हेक्टेयर, ये औसत जमीन है राजस्थान के किसान के पास। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके अलावा महिला जोतधारक कितनी पढ़ाई मैंने आपको, 7.75, तो महिला जोतधारकों की संख्या कितनी है, महिला जोतधारक 7.75। बात समझ में आ गई। अब अगर टोटल में से घटाएंगे 76 में से 7.75, तो ये अप्रोक्सीमेटली 68 के आसपास आएगा, 68। तो 68 लाख केवल पुरुष जोत है। ये शायद वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि टोटल जोत कितनी है, 76.55 लाख, महिला कितनी है 7.75, इसमें से ये घटाएंगे तो पुरुषों की आ जाएगी, तो लगभग 68 आ गया। तो जो 68 लाख जो जोत है वो पुरुष जोत है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक, इसके बाद अंतिम बात करेंगे वो किसानों के बारे में बात करेंगे कि किसान कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये लेक्चर अपन फिनिश कर देंगे। किसान, तो बात करते हैं किसानों के बारे में। किसान, फार्मर्स, देखिए किसान, राजस्थान में किसान अगर कैटेगरी देखें अपन, तो राजस्थान की किसानों की कैटेगरी 5 है, 5 कैटेगरी में किसानों को बांटा गया है। सबसे पहले सीमांत किसान, कौन से किसान, सीमांत किसान। सीमांत किसान के बाद में है छोटे किसान, छोटे किसानों के बाद में है अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम के बाद में मध्यम, और मध्यम के बाद में बड़े किसान। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में किसानों की कितनी श्रेणी है, तो आप कहना सीमांत, फिर छोटे, फिर अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। पहला तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में किसानों की कितनी श्रेणी है, कितने किसान है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में 5 किसान है कैटेगरी वाइज। अब आप एक बात बताएं, सर्वाधिक कौन से किसान होंगे, तो जनरली अपने दिमाग में आएगा सर छोटे ही सीमांत किसान ही सर्वाधिक होंगे, क्योंकि जिनके पास में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वो कैसे किसानों की श्रेणी में आएंगे, वो सीमांत किसानों की श्रेणी में आएंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इश्यू देख। हाँ, तो चलिए अब देखेंगे किसान अपन देख रहे हैं, तो किसानों की सबसे पहले अपने श्रेणी डिस्कस करिए। कितनी श्रेणी है किसानों की, 5 श्रेणी। कौन सी, पहले सीमांत किसान है, ठीक है सर। उसके बाद में है छोटे किसान, उसके बाद में अर्ध मध्यम किसान, उसके बाद में मध्यम किसान, उसके बाद में बड़े किसान। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि छोटे किसान, सीमांत किसान कौन से होंगे, जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। 1 हेक्टेयर से जो कम जमीन होती है वो सीमांत किसान कहलाते हैं। अर्थात ऐसे किसान जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है उनको सीमांत किसान कहा जाता है, और इनकी संख्या 40%। आप सोच के देखिए कितने परसेंट, 40। अर्थात अगर टोटल 100 किसान है तो उसमें से 40 किसान कौन से हैं, सीमांत किसान है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, छोटे किसान, ऐसे किसान जिनके पास में 2 या 4 हेक्टेयर जमीन है, वो कैसे किसान होंगे, वो होंगे छोटे किसान, और उनके पास में मतलब टोटल अगर किसानों का देखें तो 21% है कौन से किसान, छोटे किसान। उसके बाद में अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम में 2 या 4 से लेकर जिनके पास में 2 या 4 से अधिक, 2-4 हेक्टेयर से अधिक की जो जमीन है वो कैसे किसान आएंगे, अर्ध मध्यम, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 18% है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में मध्यम किसान, मध्यम किसान जिनके पास 2 या 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक की जमीन है वो मध्यम किसान आएंगे, और इनकी अगर संख्या टोटल देखें तो 14% है। और बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, 10 हेक्टेयर से, वो कैसे किसान, बड़े किसान, संख्या कितनी, 4%। आप सोच रहे हो बहुत हार्ड डाटा हो गया, तो हार्ड तो नहीं हुए पर याद करना पड़ेगा, टफ पड़ता थोड़ा सा। देखिए किसान, सीमांत किसान, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है
वो कैसे किसान होंगे? सीमांत। याद कीजिए, सीमांत में शॉर्ट में लिखता हूं, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से क्या होगी? कम जमीन होगी, और संख्या कितनी है? 40%। ऐसे किसान टोटल कितने होंगे? 40%। उसके बाद में छोटे किसान, छोटे किसान जिनके पास में 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है, वो कैसे किसान होंगे? छोटे किसान, और संख्या इनकी लगभग कितनी होगी? 21%। इसके बाद में, छोटे के बाद में आएगा अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम जिनके पास में 2 या 4 हेक्टेयर जमीन है, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है, वो अर्ध मध्यम किसान है, और इनकी कितना परसेंटेज है इनका? ये लगभग 18% है। उसके बाद में आएंगे मध्यम किसान, ऐसे किसान जिनके पास में 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन है, उनकी संख्या 14%, 14%। और उसके बाद में आएंगे बड़े किसान, बड़े किसान जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और संख्या इनकी 4% है। अब आपको मान लेते क्वेश्चन पूछ लिया, सारा भी याद नहीं हो, कि किसानों की श्रेणी डिवाइड करके बताओ कैसे कैसे किसान है, तो क्या याद रखेंगे? सबसे ज्यादा कौन से किसान हो गए? सबसे ज्यादा किसान हो गए सीमांत, और सबसे कम किसान कौन से हो गए? बड़े। तो सबसे पहले सीमांत किसान आएंगे, लिख लो इसको, सीमांत किसान। सीमांत के बाद में आएंगे छोटे, छोटे के बाद में अर्ध मध्यम, उसके बाद में आएंगे मध्यम, और उसके बाद में आएंगे बड़े। बात समझ में आ गई? इतना है, अर्थात सीमांत, छोटे, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान, ये अपना हो गया एक पार्ट। आप सोच रहे हो बहुत सारे डाटा है तो हार्ड हो गए, देखिए मैं वापस से आपको बताता हूं। इसके आपको साथ में नोट्स कैसे याद करना है, इसको साथ में नोट्स तैयार करने हैं, आपको कॉपी में लिखना है, लिख के फिर बार बार रिवाइज करना है। या तो एक बार लेक्चर सुन लिया, नोट्स लिख लिए, फिर खुद से रीड आउट करो, फिर वीडियो को बैक कर लो, वापस पीछे वीडियो कर लो, वापस से सुन लो, वापस से याद हो जाएगा। अब 2 मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूँ आपके, देखिए कितना याद हुआ है। कॉपी बंद कर दीजिए ताकि दिमाग में आए कि हाँ ये चीजें अपने पढ़ी है। तो सबसे पहले अपने बात करी है एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में कंसीडर किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये प्राथमिक सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक, अब देखना सर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, योगदान कितना है? तो आप कहोगे सर योगदान 2 आधार पर देखेंगे, एक देखेंगे स्थिर मूल्य पर, एक देखेंगे चालू मूल्य पर। ठीक, स्थिर मूल्य पर कितना योगदान है? तो आप बताएंगे सर स्थिर मूल्य पर योगदान है 28.85। कितने पैसे बनते हैं? 1.95 लाख करोड़। चालू मूल्य पर योगदान कितना है? सर चालू मूल्य पर जो योगदान है वो है 30.23, और पैसे कितने बढ़ते हैं? 3.37 लाख करोड़। ठीक, इसके बाद में अगली बात आप कहेंगे कि कृषि में किन किन चीजों का योगदान है। मजे की बात तो है ना कि कृषि में कौन कौन चीजों का योगदान है। तो कृषि में जो सबसे पहला योगदान अपने को याद रखना, वो याद रखना है जो फसल है, फसल, उनका योगदान है कितना है? 4594, 45.84। ऐसे याद रखना, फसलें अपन 3, 4, 5 प्रकार की बोते हैं। तो 45.94 किसका योगदान हो गया? फसलों का। इसके बाद में किसका योगदान है? पशुओं का। कितना योगदान है? 4625। इसके बाद में किसका योगदान है? इसके बाद में है सर वनों का। कितना? 7.44। इसके बाद में किसका योगदान है? मत्स्य का। कितना? 0.37। बात समझ में आ गई क्या? ये योगदान है। वापस से रिपीट करूं, सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान सर पशुओं का। कितना? 46.25। उसके बाद में फसलों का कितना? 45.94। इसके बाद में सर फसलों के बाद में वानिकी का कितना योगदान? 7.44। इसके बाद में मत्स्य का योगदान कितना? 0.37। ये हो गया एक पार्ट। अब अगले पार्ट में अपने डिस्कस किया था कि जो अपने लैंड है, कृषि है, इसमें कितना यूज होता है जमीन का, लैंड स्टेटिक्स कितना है। तो आपको मैंने बताया अपने शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 52.58। 52% क्षेत्र शुद्ध बोया गया है।
उसके बाद में बंजर भूमि कितनी है 10.84, 10.84 बंजर भूमि है। इसके बाद में वानिकी का योगदान कितना है, वानिकी का योगदान है 8.08। उसके बाद में कृषि के लिए जो अयोग्य भूमि है वो कितनी है, लगभग 6% कृषि के लिए अयोग्य भूमि है। बात समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद में अपन ने पढ़ा जोतों के बारे में, जोत। तो आपको याद रखना कि कृषि में जो जोत है, कृषि जोतें, वो टोटल जोतों की संख्या 76.55 लाख, और क्षेत्रफल कितना है इसका, सर इनका क्षेत्रफल है 208 लाख हेक्टेयर। टोटल जोत कितनी है 76.55। और कौन सी गणना, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना कि महिला जोतों की संख्या कितनी है 7.75, ये महिला जोत धारक है। तो पुरुष कितने बचे, लगभग 68 लाख पुरुष जोत है। इसके बाद में आपको याद रखना कि औसत जोतों का आकार कितना है 2.73 हेक्टेयर औसत जोतों का आकार है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा किसानों के बारे में। तो किसानों की अपने कितनी श्रेणी देखी, 5 श्रेणी। पहले कौन से किसान, सीमांत किसान, उसके बाद में छोटे किसान, उसके बाद में अर्ध मध्यम किसान, उसके बाद में मध्यम किसान, उसके बाद में बड़े किसान। तो सबसे पहले याद रखना कि सीमांत किसान कौन से हैं, सीमांत किसान। तो आपको याद रखना कि ऐसे किसान जिनके पास में 1 या 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। इनकी संख्या टोटल 40% है। उसके बाद में छोटे किसान जिनके पास में 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है, वो कैसे किसान होंगे, छोटे किसान। संख्या कितनी है 21% है। उसके बाद में अर्ध मध्यम किसान, कितने अर्ध मध्यम किसान, आप कहना सर ऐसे किसान जिनके पास में 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो कैसे किसान कहलाएंगे, अर्ध मध्यम। और इनका परसेंटेज कितना है, सर इनका परसेंटेज 18% है। उसके बाद में मध्यम किसान, आप कहेंगे सर ऐसे किसान जिनके पास 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो कैसे किसान है, मध्यम किसान है, और इनकी संख्या 14% है। उसके पास में बड़े किसान, ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, वो बड़े किसान है, संख्या 4% है। ये देखिए अपनी आज की क्लास फिनिश करेंगे। कल एक काम करेंगे, कल वाली क्लास में आते ही सबसे पहले तो आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। वापस से रिवाइज करेंगे पूरा 2, 3, 5 बार। कृषि 3-4 दिन चलेगा, तब तक मैं रिवाइज करवाता रहूंगा सारी क्लासें एक साथ। अब देखो तरीका इसका यही है कि इसको बार बार करके याद कर ले। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय।